जोहार दीदी। अरे जोहार किशन भैया, आज आप अकेले अकेले कन्हैया भैया नजर नहीं आ रहे हैं। अरे दीदी आज तो अपन बगीचा पर जाते देख रही हो हम। अच्छा, फल वल की खेती कर रहे हैं क्या? सिक्के तो नहीं जानबो दीदी। खैर आएंगे तो हम पूछ ही लेंगे। हाँ। लेकिन पहले कार्यक्रम तो शुरू कर ले। हाँ। जोहार जोहार, किसान जोहार। भाई बहन, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आओ सबसे पहले हमारे देखा कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक कृषक पा सकते हैं अनुदान। बकरियों को समय से लगवाएं PPR टीका। लार छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है डावली। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कोलानी एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसानों को स्वयं वहन करना होता है। बकरियों में लगने वाले रोगों में एक प्रमुख रोग है PPR। यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से दूसरे बकरियों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इस रोग के लग जाने की स्थिति में बकरियों को बचा पाना मुश्किल होता है। इस रोग से बचाव का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। इसलिए बकरी पालक बकरियों का टीकाकरण अवश्य कराएं। लेकिन ये टीकाकरण कब और कैसे कराना है, जानते हैं पशु विशेषज्ञ से। हमारे किसान भाई जो बकरी पालक हैं, बकरी को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए बकरियों में होने वाला मुख्य प्रकार का रोग जो है PPR, उसका टीकाकरण वो अवश्य करवाएं। यह बहुत ही जल्दी पटने वाला रोग है, इससे मृत्यु भी अधिक होती है। इसलिए इसका किसान भाई जहां तक संभव हो सके प्रथम बार इसका टीकाकरण जो है सो 3 से 4 महीने की आयु में किया जाता है और उसके बाद 6 महीने के बाद इसका बूस्टर टीका दे और फिर साल में एक बार उसी के हिसाब से उसको टीकाकरण बकरियों को करवाए, जिससे PPR रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में अर्का अनामिका, परभनी कांति, पूसा A4, पंजाब पद्मिनी और पंजाब 7 बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, पूसा A4, पंजाब पद्मिनी और पंजाब 7 ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। जून से लेकर अगस्त तक इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, भिंडी की बहुत उन्नत किस्म है जिससे आप अधिक लाभ ले सकते हैं, जैसे अर्का अनामिका, पूसा A4, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, पंजाब 7 ये बहुत अच्छी वैरायटी है भिंडी के लिए। इसकी खेती आप कीजिए और अधिक मुनाफा कमाइए। किसी भी फसल की बुआई से पूर्व यदि बोए जाने वाले बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले संभावित रोगों से छुटकारा मिल सकता है और बिना व्यवधान के बेहतर फसल ले सकते हैं। जो किसान टमाटर, बैंगन या मिर्च लगाने जा रहे हैं, वे मुरझा रोग से फसल को बचाने के लिए इन बीजों का उपचार किस प्रकार करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, अभी टमाटर का जो खेती करने वाले हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, और इसमें प्राय मुरझा रोग का आक्रमण होता है। इसके लिए किसान भाइयों बीज का उपचार करें, ये कर ही आप बिचड़ा तैयार करें। और बीज का उपचार करने के लिए है ट्राइकोडर्मा विरिडी का 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज। इसको आप हल्का पानी में दे के जो ट्राइकोडर्मा विरिडी का दानेदार है उसको चूर करके आप उसमें पूरा मिला लें और छाया जगह में सुखाकर उसका नर्सरी तैयार करें।
दावली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से लाह लगी टहनियों से लाह को आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण लाह को बर्बाद भी नहीं होने देता। इसके इस्तेमाल से कृषक अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। इस छोटे से उपकरण का नाम है दावली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों से या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। इस दावली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। इन्होंने अपनी पुश्तैनी काम खेती बाड़ी को अपने मेहनत और सूझबूझ के दम पर बखूबी आगे बढ़ाया। इन्हें अनाजों के साथ सब्जियों की खेती करने में समान रूप से महारत हासिल है, तभी ये अपने क्षेत्र के सफलतम किसानों में सबसे आगे माने जाते हैं। हम सब किस्म कर खेती करीला, धान, मकई, मड़ुआ, गेहूँ सब किस्म कर और खेती करके आज बहुत ढंग से हमार छुआ पुता मन पढ़ना है। जेकि हमार 4 गो बेटा 4 गो बेटी हैं, 4 बेटी कर शादी कर ली। अब बाचल बेटा 2 गो भाई हैं, 2 गो बेटों कर शादी कर ली। बढ़िया ढंग से सब पढ़त लिखत हैं, गाड़ी छकड़ा ले ली, गाड़ी छकड़ा चलात हैं। सब कोई खेती बाड़ी करूँ, नगर सुंदर एकन और ये झारखंड के आनंद से गिन चलाओ। जय जोहार। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाज पूर्व सप्ताहों के मूल्यों पर टिकी रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि हो सकती है। उधर सब्जी मंडियों में आलू और टमाटर इत्यादि को छोड़कर बाकी हरी सब्जियों के मूल्यों में तेजी का रुख है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 8100 रुपए से लेकर अधिकतम 9200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5900 रुपए से लेकर अधिकतम 6700 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4700 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3350 रुपए से लेकर अधिकतम 3500 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए। प्याज न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 1950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे कन्हैया तोरो स्वागत है। वाह जोहार जोहार दीदी। अरे कन्हैया भैया जोहार, कहाँ थे आप अब तक? अरे दीदी बगीचा गए हुए थे। अच्छा, तो ये बताइए कि फलोत्पादन हेतु बगीचे का उचित प्रबंधन किया या नहीं? फलोत्पादन
अरे दीदी अंग्रेजी नहीं जानो लगे, हिंदी में बोल। ओहो, मेरा कहने का मतलब है फलों के अच्छे उत्पादन के लिए आपने बगीचे का उचित प्रबंधन किया या नहीं, या उसके बारे में जानकारी भी है या नहीं आपको? जानकारी तो न खे दीदी, इके जानकारी दिवाओ। क्या कन्हैया भैया आपको जानकारी भी नहीं है? किशन भैया, इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे किसान भाई बहनों को इसके बारे में बताना होगा। अरे किसान भाई बहन की जानकारी होना बहुत जरूरी है दीदी। बिल्कुल सही। तो चलिए इसकी विस्तार से जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ श्रीमती किरण मेरी कंडीर के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। आज के समय में रोजगार के लिए खेती का विकल्प अच्छा और लाभदायक साधन माना जा रहा है और सरकार के परस्पर सहयोग द्वारा किसानों को आर्थिक उन्नति भी मिल रही है। विभिन्न योजनाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से किसान पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक तकनीक से खेती कर अपने फसलों से दुगनी उपज ले रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों की सलाह और वैज्ञानिक विधि अपनाकर किसान फसलों, सब्जियों के साथ साथ बड़े मात्रा में बगीचा लगाकर फल का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। वैज्ञानिक विधि से फल का बगीचा और उसका निरंतर देखरेख करना, जिससे अधिक से अधिक फल का उत्पादन हो सके, आज बगीचा लगाना एक सर्वोत्तम व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। जहाँ तक देखरेख या प्रबंधन की बात आती है तो बगीचा लगाने के पूर्व किसानों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें उन्नत किस्म के बीजड़े, कीट प्रबंधन से संबंधित जानकारी, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग तथा सिंचाई व्यवस्था का पूर्ण रूप से होना प्रमुख है। बगीचे का प्रबंधन आप इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम बगीचा को एक व्यवसाय के तौर पर देखते हैं, और हम जब व्यवसाय को जब व्यावसायिक तौर पर किसी को देखते हैं तो हमारा उसमें एक प्रयास होता है कि उसमें से हमारा अधिक से अधिक फलोत्पादन हो। इसीलिए बहुत तरह के प्रबंधन किए जाते हैं, जैसे कि कीट प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, और पूरे फसलावधि के दौरान उसमें जितने भी क्रियाकलापें होती हैं उसको हम समुचित तौर पर करते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। सिंचाई व्यवस्था के लिए किसान टपक सिंचाई विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इसके लिए 90% का अनुदान देती है। इस विधि से पौधों को जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी मिलता है, न कि पूरे खेत में, जिससे पानी की बचत भी होती है और पौधों का विकास भी सही ढंग से होता है। किसान भाई, आजकल नई तकनीक आई हुई है जिसको हम टपक सिंचाई कहते हैं, तो हमारे किसान भाई टपक सिंचाई की व्यवस्था भी अपना सकते हैं और कम कीमत पर हमारे टपक सिंचाई प्रणाली हमारे सरकार दे रही है, और वो सुविधा अपनाकर, चूँकि जब ये टपक सिंचाई आप लगाते हैं तो उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन करने और कीट एवं खरपतवार प्रबंधन करने में उन्हें बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, और जब जल की आवश्यकता होती है वे अपने बागों को तुरंत मुहैया करा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर पौधों पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना लाभदायक होता है। उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया, डीएपी की आधी मात्रा 2 से 3 महीने के अंतराल पर देना चाहिए। एक वयस्क पेड़ के लिए जड़ के पास गड्ढा, जो कि रिंग की तरह होना चाहिए, उसमें बोरोन या जिंक तथा उर्वरकों में 2 केजी यूरिया, 3 केजी करंज की खल्ली, एसएसपी 1.5 केजी तथा पोटास का 800 ग्राम आधी मात्रा देनी चाहिए। पेड़ पौधों के ठीक ढंग से बढ़वार के लिए 80 से 100 केजी मात्रा कंपोस्ट देना फायदेमंद रहता है। हमारे किसान भाई, यदि हम बागों में अगर हम देखते हैं वयस्क फलदार वृक्ष हैं जो कि 15 से 20 वर्ष के हैं, तो उसमें कंपोस्ट की मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति वृक्ष होंगी, और उसमें हम यूरिया 2 किलोग्राम, करंज की खली 3 किलोग्राम, एसएसपी 1.5 किलोग्राम और पोटाश 800 ग्राम प्रति वृक्ष हमें देने की आवश्यकता है। तो इसमें जैसे हमने बताया आपको कि 80 से 100 किलोग्राम जो कंपोस्ट है वो हम जून के अंतिम माह तक, और जो उर्वरक हमने बताया जिसमें कि यूरिया मैंने बताया कि 2 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम एसएसपी और 800 ग्राम पोटाश, इसकी आधी मात्रा ये हम अभी कंपोस्ट के साथ देंगे, और उसकी जो आधी मात्रा है वह हम सितंबर महीने के अंत में देंगे। बगीचों में अक्सर बहुत सारे कीट और व्याधियां लगने से हमारे फल उत्पादन में काफी क्षति होती है। इससे बचने के लिए समय समय पर रासायनिक कीटनाशकों के साथ साथ जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए।
कीटों में मधुआ कीट का प्रकोप ज्यादा लगता है, जिसके बचाव के लिए अल्काथील या पॉलीथीन का पेड़ के तने में प्रयोग करना चाहिए। फलों में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए क्यूनॉल फॉस का पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना बेहतर होता है। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से मधुआ कीट से हम अपने पौधों को बचा लेते हैं। जुलाई से अगस्त का महीना, उस समय ऐसे कीट होते हैं जो कि आपके ज़मीन से होकर के फलों को नुकसान पहुंचाने के लिए वे वृक्षों में चढ़ते हैं। तो उस समय भी हम उन कीटों को हम जैसे कि स्केल कीट है तो उन कीटों का प्रबंधन हम क्विनल फॉस 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से उसमें मिलाकर उसको हम छिड़काव कर हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद जब नवंबर की माह आता है उस समय हम अपने वृक्षों में एक अल्काथीन पॉलीथीन होता है जिसको कि हम 30 सेंटीमीटर चौड़ी उसको हम अपने पेड़ों पर वृक्ष पर लपेट देते हैं ताकि जो दहिया कीट जिसको कहते हैं मधुआ कीट उसका नीचे से उसकी जो मक्खी होती है नीचे अंडे देती है और शिशु नीचे से ऊपर वृक्षों पर चढ़ते हैं नवंबर के माह में। तो हम अगर अल्काथीन से अपने वृक्षों को लपेट दें और ऊपर और नीचे दोनों ओर कीचड़ से उसे सटा दें तो ये जो कीट है जो वृक्षों पर चढ़ते हैं वह ऊपर में नहीं चढ़ेंगे और हमारा मधुआ कीड़ा का प्रबंधन बहुत अच्छे तौर पर होगा। फलों के उत्पादन में मधुमक्खियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए प्रति हेक्टेयर 15 से 20 बक्से बगीचे में रखने से बड़ी मात्रा में मधुमक्खियां आती हैं, जिससे वो पेड़ पौधों पर परागन की क्रिया करती हैं, जिससे अधिक मात्रा में फल का उत्पादन होता है। इन्हीं सब वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर हम बगीचों का प्रबंधन कर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल का उत्पादन कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। जनवरी फरवरी माह में हमारे किसान भाई यह देखेंगे कि मंजर आने की अवस्था होती है। मंजर आने के समय हमारा यही सुझाव रहेगा किसान भाइयों को कि उस समय किसी प्रकार का छिड़काव ना करें, क्योंकि उस समय मधुमक्खियों का आवागमन होता है जिससे कि परागन होते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को हमारा निवेदन है कि अपने बागों में प्रति हेक्टेयर 15 से 20 मधुमक्खियों के लिए बक्से रखें, उससे परागन अच्छे होंगे और उन्हें उन मधु की प्राप्ति होगी। लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अच्छा गीता दी, हाँ, वो कार है महत्वपूर्ण जानकारी इसके बोलो नहीं ना। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण जानकारी है खरीफ फसल में वर्षा जल प्रबंधन के बारे में। खरीफ फसल में वर्षा जल प्रबंधन? अरे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी करे कन्हाय, इकर जानकारी हर किसान भाई बहन को होवे चाहिए। बिल्कुल सही का दीदी, बिल्कुल। और इसकी विस्तार से जानकारी के लिए हमें अपने विशेषज्ञ से राय लेनी होगी और मशवरा करना होगा। हाँ। तो चलिए आपको हम अपने विशेषज्ञ, ठीक था सर, हम हाँ दीदी, क्या हम इम्पोर्टेंट चीज बता रहे थे। और रोलिंग के बाद थोड़ा मनोज इधर जाइए, टॉपिक लेते हैं टॉपिक। हाँ रोलिंग। अच्छा दीदी, पूरा को महत्वपूर्ण जानकारी देवे खोजत रही, वो महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ की दीदी? हाँ, तो वो महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ दीदी, एक महत्वपूर्ण जानकारी देवे खोजत रही, वो कहाँ के दीदी? वो महत्वपूर्ण जानकारी है खरीफ फसल में वर्षा जल प्रबंधन के बारे में। वाह दीदी, अरे कन्हाई, अरे दादा समझने तो दीजिए, खरीफ फसल में मतलब वर्षा जल प्रबंधन दीदी। अरे दीदी ऐसे नहीं जान, तो देख तो के बता थियो, खरीफ कर एखन मौसम हो, वर्षा जल निकलो नहीं। हाँ। तो मान ले कोई ढोढ़ा में, नदी में चेक डैम बना के जल के कैसे प्रबंधन करे के हो, जल के कैसे रोकना हो,
तो अपनी उज्जवल से आगे खेती बाड़ी कर भी। बिल्कुल सही। इसी पानी को हम बचा के आगे हम और सिंचाई में इसकी मदद ले सकते हैं और अच्छी तरह से खेती हो सकती है इसी पानी से। हाँ दीदी, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही कही आप। यही पानी से अगर हम लोग बचा के रखते हैं दीदी, तो वाकई हम लोग को बाद में काम देगा। हाँ, ये बात हम लोग सबको बताना होगा। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमें अपने विशेषज्ञ के पास चलना होगा। हाँ दीदी, काहे कि वो तो और भी जानकारी दे सकते हैं इस विषय में। हाँ, तो चलिए इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आपको मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मुंडा से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला खरसावां में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री सुरेंद्र सिंह मुंडा जी। ये हमें जानकारी देंगे कि खरीफ के समय में जो अनाजों का जो खेती होता है उसमें जल प्रबंधन कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मुंडा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हमने विषय चुना है कि खरीफ के समय में जो अभी बरसात की बड़ी अनिश्चितता है, तो मानसून की बड़ी अनिश्चितता है, तो इस समय जल प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें? जल प्रबंधन हम लोग किसान भाइयों, है ना, झारखंड हम लोग का उबड़ खाबड़ ज़मीन है और यहाँ पर हम लोग उस पानी को जब आती है तो बारिश होती है तो पानी तो सीधे चल जाती है। इसको हम लोग एक जल प्रबंधन, इसमें जल को कैसे संग्रहण करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे है कि यहाँ पर जानते हैं कि टाँड़ ज़मीन से लेके जोन 1 तक हम लोग का बारिश कहीं रुकती नहीं है, रुकने के बाद वहाँ पर ये हो जाती है। तो उसके प्रबंधन के लिए हम लोग के पास अलग अलग तरीके हैं, जिस तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे ताकि हम लोग का उत्पादन में वृद्धि हो। जैसे है कि हम लोग धान्य पर फसल में हम लोग 2 को ले रहे हैं, जैसे कि धान है और दूसरा मकई है। तो पहले हम आपको धान के बारे में जैसे बताते हैं। धान में जैसे है कि उसका बहुत तरह के धान किस्म है, प्रभेद हैं। जैसे हम गोड़ा के लिए हम अगर लेते हैं तो बिरसा जैसे 1, बिरसा 101, बिरसा 102, बिरसा 109, बिरसा 110। और उसके नीचे ज़मीन को जब लेते हैं तो उसमें जैसे जाते हैं तो उसमें क्या क्या लेना चाहिए, उसके बाद प्रभेद उसका है जैसे ललाट हुआ, IR 36 हुआ। और उसके बाद उससे नीचे जाएंगे तो उस ज़मीन के लिए हमको MTO 10-10 और MTO 70-29 और निचले ज़मीन में हम जिसका रोपाई करते हैं, है ना। जैसे है कि यहाँ पर हम लोग धान की रोपाई 2 तरह से करते हैं। पहला है कि हम लोग उसमें एक SRI टेक्निक्स के द्वारा करते हैं, जिसको श्री विधि हम लोग बोलते हैं, और दूसरा है कि एक छिड़काव विधि से। अधिकतर यहाँ सरायकेला खरसावां जिला में देखते हैं किसान भाई कि अधिकतर छिड़काव ही करते हैं। छींटा विधि से जो खेती करते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि छींटा विधि जब हम लोग करते हैं तो बरसाने से 15 दिन पहले, जैसे है कि 15 मई से लेके 15 जून तक हम उसके धान का छिड़काव कर दें। धान का छिड़काव के बाद हम उसको देखें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके आधार पे हम जब धान की ये हो जाती है तो उसको हम अपने तरीके से उसको करते हैं। जब धान निकल जाती है तो जब विधौनी उसका किया जाता है तो उसको टाइमली जैसे 15 दिन, जैसे 15 मई से 15 जून के बीच में जब छोड़े हुए हैं धान को, हम 1 महीना के अंतराल पे हम उसका विधौनी कर दें। विधौनी करने से ये फ़ायदा है कि अब धान का जो जड़ है वो कट जाती है। किसान भाई और एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि धान का जब विधौनी हो जाता है तो विधौनी के में 5 से 7 दिन के अंतराल में जब पानी भरने नहीं रखना चाहिए, इतना कि उसमें 4 इंच पानी उसमें रहे, ताकि उससे जो भी सूरज का रोशनी और हवा का आगमन जो होता है वो सही संपन्न हो, और उसके द्वारा जो कली आता है, कला आते हैं, जो टिलरिंग जिसको बोला जाता है, वो चीज़ सही ढंग से आए। दूसरी विधि ये है कि जैसे हम लोग SRI में खेती करते हैं। आप लोग किसान भाई सब जानते हैं कि SRI एक एकल विधि है। एकल के द्वारा धान हम लोग उसको लगाते हैं और किस तरह से उसका प्रबंध करते हैं। पौधशाला के लिए आप लोग खूब निपुण हैं। पौधशाला में थोड़ा सा मतलब उसमें जो एक पौधा जिसमें SRI में लगाया जाता है उसके लिए, तो SRI में हम जब खेती करते हैं तो उसमें ये सबसे पहला बात ये बोलना चाहेंगे कि इसमें आप जल का प्रबंध किया है उसको देख लें, है ना। जल का प्रबंध जब किस तरह से रहती है उस चीज़ को हम देखें कि जल का जहाँ पर निकासी इनलेट आउटलेट जहाँ पर का सुविधा हो उसी जगह पे हम SRI का खेती करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि SRI विधि में जब धान रोपनी होने के बाद जब उसका निकोनी करते हैं तो निकोनी के समय में हम पानी को कम से कम हटा देते हैं। पानी को हटाने के बाद जब उसमें कम से कम 1 सप्ताह के लिए 3 या 4 दिन के लिए जब खेत में हम छोड़ते हैं, जिससे कि उसमें जब धूप की रोशनी उसमें मिट्टी ज़मीन में आए और हवा की आगमन उसमें परस्पर रहे, जिसके चलते जड़ में जो
प्रॉब्लम आती है, ये जड़ की प्रॉब्लम दूर होती है। जैसे है कि उसमें अगर 4 इंच पानी रखते हैं तो कल्ला आने में जो अच्छा से कल्ला आती हैं, जिसके उत्पादन में हम लोग वृद्धि होगी। अगर उससे भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम 15 दिन के इंटरवल पे उस पानी को निकाल दें, और पानी को निकालने के बाद जो भी उसमें होते हैं अल्टरनेट चेंज करते रहें, ताकि वहाँ का मिट्टी को थोड़ा सा गर्मी मिल जाए और उसके तरह जो फायदे होते हैं उसमें कल्ला की संख्या आती है। पानी को अधिक भरने से एक रोग भी आती है, जिसको हम रोग से बचाव कर पाते हैं। दूसरा फसल हम जो बोल रहे थे मक्का के लगाने के लिए, जैसे है कि मकई में जैसे कुछ प्रभेद है, जैसे सुवान हुआ, बिरसा 102 हुआ, तो इस सब फसल को हम लगा के हम मकई में ये कर सकते हैं। तो मकई के लिए हम बोलें कि मकई एक बहुत ही एक छिछली ज़मीन पे लगाया जाता है, जहाँ टाण ज़मीन जो हो, जहाँ पर पथरिया रेतीली हो, वहाँ पर लगाएं तो ये अच्छा रहेगा। जैसे है कि उसमें मकई में एक दूसरा गुण यह कि जहाँ पानी नहीं सहती है, उसको के लिए हम उसमें अगर पानी अगर खेत में आपका जम जाता है तो उसको तुरंत उसको पानी की निकासी के लिए आप तय करें उसका। मुंडा जी, अभी बरसात का समय है तो हमारे किसान भाई मकई के खेत के लिए, मकई की फसल के लिए कैसे जल प्रबंधन करें? मकई के लिए जैसे है कि मकई के लिए एक टाण ज़मीन में लगाते हैं, या तो 1 नंबर में या टाण में लगाते हैं मकई। तो मकई के लिए इसे प्रभेद हम सुवान बोले। सुवान तो सबसे ज़्यादा एक संकर वैरायटी है जो बहुत ही प्रोटीन युक्त है। हम लोग जल का प्रबंधन जिसमें करते हैं, मकई अधिक पानी भी नहीं सहती है और अधिक पानी लगने से भी उसकी ये हो जाती है। इसीलिए मकई में अगर अधिक पानी लगती है तो उस पानी को तुरंत हम काट के हटा नहीं सकते। रबी के लिए हमको पानी की ज़रूरत होती है, अगर उसमें पानी की ज़रूरत हो तो उसका हमको समय समय पर उसके पटावन देना चाहिए। गर्मा के लिए जब मकई की खेती करते हैं तो गर्मा के लिए पानी कम से कम 8 या 10 बार उसमें पानी की पटावन होनी चाहिए, ताकि मकई बहुत अच्छा हो और ये मकई से हम लाभान्वित हो सकते हैं। खरीफ के समय में जो अभी मकई लग रहा है तो इसमें जल को निकासी पूरी तरीके से हो, अगर बीच में बरसात नहीं हो तब जल प्रबंधन कैसे करें? जैसे है कि रबी और खरीफ गर्मा के लिए हम जल का मतलब प्रबंधन जो है तो उसमें हम करना चाहेंगे कि उसमें छोटा छोटा जैसे खेत में हम उसे डोभा खोदें, और डोभा में जो पानी संग्रह होता है जल का, बारिशी जल का जो आती है उस जल का हम संग्रह कर लें। जब गर्मी वर्षा नहीं होती है, 15 या 20 दिन तक वर्षा नहीं होती है, तो उस डोभे के पानी से हम उसका पटावन कर सकते हैं। जैसे उसमें है कि 10 × 10 बाई 5 मीटर के जो गड्ढे होंगे, यानी लंबाई चौड़ाई और उसका गहराई, उसके आधार पर हम उसको पटावन करके अच्छा उत्पादन उसमें ले सकते हैं। अगर बरसात के समय में अगर वर्षा बिल्कुल नहीं होने लगे तो उसके पहले ही प्रबंधन करना है और आपको एक छोटा डोभा बना लेना है और उससे अपनी मकई की सिंचाई करेंगे तो बेहतर से बेहतर होगा। मुंडा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ दीदी, इस जल प्रबंधन के बारे में जानकारी बहुत बेसर है ना? कितने बार नुकसान हो गया बिना जल प्रबंधन के, खेती बाड़ी नहीं हो लग रहा है। हाँ किसान दा, लेकिन ये बात तो हमको सब किसान को मतलब करना चाहिए जल प्रबंधन। एकदम एकदम, ये जानकारी तो बहुत जरूरी रहे। हाँ। तो अब समय हो चला है हम विदा लेने का। अरे दीदी, विदा लेने का तो समय हो चला है, लेकिन हम अपने नए किसान भाई बहनों को अपना पता तो बता दे, जो हमसे आज नए जुड़े हैं। हाँ तो किसान भाई बहनों, हमारा पता आप लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। तो दीदी, जानकारियां तो हम लोग और भी एकत्रित करेंगे और अपने किसान भाइयों को देंगे, लेकिन ठीक इसी दिन इसी समय, तब तक के लिए तो विदा लेना होगा ना। जरूरी है। तो मुझे किशन भैया और कन्हैया भैया को इजाजत दीजिए। जोहार।